रियल नंबर लाइन क्या होता है। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उस पे कुछ नेगेटिव नंबर जीरो एंड पॉजिटिव नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे इसमें हम देख सकते हैं कि जीरो एक पॉइंट हमने रिप्रेजेंट किया है नंबर लाइन, और राइट साइड में सारे जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स है एंड जीरो के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स। तो जीरो से राइट साइड में हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स जो है नंबर लाइन में इंक्रीज होते जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जैसे बढ़ते जाएंगे नंबर्स जो है डिक्रीज होते जाएंगे। कि इस नंबर लाइन में कौन कौन से नंबर्स, तो इसमें नेचुरल नंबर्स हमने देखा जो कि 1, 3, 2, 4, 5 सभी अप टू इंफिनिटी ये जाते हैं। तो जो नेचुरल नंबर्स है ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हम कह सकते हैं जिसमें फ्रैक्शन इंक्लूडेड नहीं है। तो ये काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर में नेचुरल नंबर इंक्लूडेड है, साथ ही साथ इसमें जीरो भी होता है। तो होल नंबर जो है वो सेट है ऐसे नंबर्स का जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4 सो एंड सो अप टू इंफिनिटी ये सारे होल नंबर्स होते हैं। अब इंटीजर्स, तो इंटीजर्स क्या होता है, हमने नेचुरल नंबर्स देखा, होल नंबर देखा। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स जीरो और निगेटिव नंबर, इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर जो है वो सेट है सारे नेगेटिव नंबर्स का और साथ ही साथ होल नंबर, यानी जीरो से लेके 1, 2, 3 अप टू इंफिनिटी एंड -1, -2, -3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी, ये पूरा कलेक्शन जो है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो रैशनल नंबर्स हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और ये P/Q के फॉर्म में होते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होगा। इर्रेशनल नंबर्स का सेट देखेंगे तो इर्रेशनल नंबर्स एग्जांपल √2, √3, √7 इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। फ्रैक्शन, तो अगर हमको कोई फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए, जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए कि एक सर्कल है, उसको हमने 4 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, तो हर एक इक्वल पार्ट एक फ्रैक्शन हो गया वो सर्कल का। तो अगर सर्कल को हम 1 कंसिडर करेंगे तो हर एक पार्ट 1/4 से डिनोट किया हमने। नंबर्स नंबर लाइन पे जो कि असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, नंबर लाइन हमने पहले ही देखा, उसमें हमने देखा कि जो नंबर्स है लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होते रहते। तो जीरो से राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर, जीरो से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे नेगेटिव। अब 0 और 3 के बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो हम सीधा सीधा इसमें देख सकते हैं 3 यूनिट का डिस्टेंस आता, और -2 और 4 के बीच का डिस्टेंस 6 यूनिट आता। -3 और -5 के बीच में -3 -5 यानी -3 + 5 2 यूनिट्स का डिस्टेंस आता। तो हम सीधा देख सकते हैं कि लेफ्ट टू राइट जैसे जाएंगे तो नंबर्स जो है इंक्रीज होते जाते हैं। इसलिए जो नंबर्स जो होते हैं नंबर लाइन पे वो इंक्रीज होते हैं लेफ्ट से राइट के तरफ। स्क्वायर रूट स्पाइरल देखेंगे, मान लीजिए कि हमने दो डिस्टेंसेस लिए OP एंड PP1। अगर OP 1 यूनिट है तो PP1 भी हम 1 यूनिट ही लेंगे। तो ये जो दोनों 1 यूनिट डिस्टेंसेस है इंक्लाइन टू ईच अदर एट 90 डिग्री है। तो हमको OP1 डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो OP1 इज नथिंग बट हाइपोटेनियस हो जाएगा क्योंकि साइड अपोजिट टू राइट एंगल। तो हमें हाइपोटेनियस पता है कैसे निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो √2 वैल्यू आएगी। अब हमें नया OP1 √2 मिल गया और P1 P2 1 यूनिट हमने फिर से इंक्लाइन किया एट 90 डिग्री। अब हमको OP2 निकालना है। सिमिलरली पाइथागोरस इस्तेमाल करके हम निकालें तो हमको OP2 निकलेगा √3। फिर से हम P2 P3 इंक्लाइन करेंगे 90 डिग्री पे 1 यूनिट डिस्टेंस, तो हमको OP3 मिल जाएगा। OP4 भी निकाल लेंगे √5, OP5 √6 सो ऑन OP8 3 निकलेगा, OP9, OP10, OP11 √12 निकल जाएगा, और ऐसे हम पूरा निकालें। अब यही वैल्यू हमको लिख देना है। OP3 जोड़ेंगे, OP4 जोड़ेंगे, OP5 जोड़ेंगे, फिर OP6 जोड़ेंगे √7, OP7 √8 जोड़ेंगे, OP8 3 जोड़ेंगे 3 यूनिट्स, फिर OP9 √10 यूनिट्स जोड़ेंगे, OP10 √11 यूनिट्स जोड़ेंगे, OP11 √12 यूनिट्स जोड़ेंगे, तो हमको ये स्क्वायर रूट स्पाइरल मिल जाएगा। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो सबसे पहले रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहाँ पे डिनोमिनेटर Q जीरो नहीं हो सकता, तो ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है जिसके डेसिमल टर्मिनेट हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स के कुछ एग्जाम्पल्स इस प्रकार है, 1/4, 3/5, 1/8 एटसेट्रा। हम यहाँ देख सकते
हैं कि 1/4 डिवीजन करने पे 2 डेसिमल बाद यानी 0.25 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। 3/5 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यह 1 डेसिमल बाद यानी 0.6 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। और इसी प्रकार 1/8 की बात करें तो हम देख सकते हैं कि यह 3 डेसिमल बाद यानी 0.125 के बाद टर्मिनेट हो रहा है। तो ये सभी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग या रिपीटिंग रैशनल नंबर्स क्या होते हैं ये हम देखेंगे। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल्स टर्मिनेट ही नहीं होते और साथ ही साथ रिपीट यानी रिकर होने वाले नंबर्स हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे हम लेंगे 1/3 जो कि डिवीजन करने पे इसका डेसिमल पार्ट रिपीटिंग यानी रिकरिंग 3 आता है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं 1/7। जब इसका डिवीजन हम करते हैं तो हम देख सकते हैं कि इसका जो डेसिमल पार्ट रिपीटिंग यानी रिकरिंग आ रहा है वो 14285 आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के। एग्जाम्पल्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके डेसिमल पार्ट टर्मिनेट तो होते ही नहीं, साथ ही साथ रिपीट भी नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स है पाई, √2, √3, √5, √7 एटसेट्रा। स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर है? ये हम फाइंड आउट। हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है क्या? तो हमें पता है कि नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये सेट है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर सेट होता है जीरो और नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पे कैपिटल W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं और कैपिटल N से नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि जीरो नेचुरल नंबर नहीं होने के कारण हम ये नहीं कह सकते कि सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं? तो हमें पता है जो नंबर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मान लीजिए कोई इंटीजर m जिसकी वैल्यू 0 है तो हम m/1 यानी 0/1, 0/2, 0/3 एटसेट्रा लिख सकते हैं। ये p/q का फॉर्म हो गया। ट्रू और फॉल्स। क्या जीरो रैशनल नंबर होता है? क्या हम जीरो को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q 0 नहीं है? तो हमें पता है जो नंबर्स हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। तो इंटीजर 0 के लिए हम 0/1, 0/3 एटसेट्रा ऐसे लिख सकते हैं और यहाँ पे सारे डिनोमिनेटर 0 नहीं, इसलिए 0 जो है रैशनल नंबर है। ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है क्या हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि नंबर जैसे कि 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन ये सेट है नेचुरल नंबर्स और होल नंबर सेट होते हैं 0 और नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे, उसमें हम देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ये नेचुरल नंबर हो गया, सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और 0 होल नंबर, 0 एंड नेचुरल नंबर दोनों होल नंबर हो गए। यहाँ पे कैपिटल W जो है वो होल नंबर्स को डिनोट करता है और कैपिटल N नेचुरल नंबर। तो डायग्राम से हमें पता चलता है कि हर एक नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है कि इंटीजर जैसे कि सो ऑन टू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन यानी नेगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और होल नंबर सेट होते हैं 0 और पॉजिटिव नंबर्स। यहाँ पे जो कैपिटल W है वो हम होल नंबर्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल Z इंटीजर्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि हर एक इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते हैं क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर्स इंक्लूडेड नहीं है।
ट्रू और फॉल्स। तो स्टेटमेंट है, क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं? तो हमें पता है जो नंबर्स हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ऐसे नंबर्स रैशनल नंबर्स होते हैं। और होल नंबर सेट होते हैं 0 और पॉजिटिव नंबर्स यानी 0 और नेचुरल नंबर्स के। तो डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कैपिटल W से हम होल नंबर्स को डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से इंटीजर्स जिसमें नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 यानी नेगेटिव एंड होल नंबर्स दोनों आते हैं, और कैपिटल Q से हम रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो डायग्राम से हमें यह पता चलता है कि हर एक रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, इसीलिए ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स स्टेटमेंट है। ट्रू और फॉल्स। क्या पाई एक इरैशनल नंबर है? तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो ऐसे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। और इरैशनल नंबर्स के डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। और पाई की वैल्यू हमको पता है 3.1415 एंड सो ऑन है, जिसमें डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए पाई एक इरैशनल नंबर है। लेकिन कैलकुलेशन पर्पस के लिए हम पाई इक्वल टू 22/7 लेते हैं, परंतु 22/7 इक्वल टू 3.142857। तो यहाँ पे डेसिमल पार्ट 142857 एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर है, यानी रैशनल नंबर है, क्योंकि यह p बाई क्यू के फॉर्म में है और डिनोमिनेटर 0 नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 22/7 की वैल्यू पाई से बड़ी है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स कलेक्शन है, या फिर कहिए सेट है, किसका? रैशनल एंड इरैशनल नंबर का। रैशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इरैशनल नंबर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। रियल नंबर्स को, जो कि रैशनल और इरैशनल नंबर का सेट है, उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और हमने देखा है कि रियल नंबर लाइन पे हम हर एक रियल नंबर को यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि इस रियल नंबर लाइन पे हम 0, हाफ, 1, 2, 3, -1, -हाफ, -2, -3, -4 रिप्रेजेंट किए हैं। ट्रू और फॉल्स। क्या हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है? ये हम फाइंड आउट करें, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, तो ऐसे नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं। और इरैशनल नंबर्स के डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, जबकि रियल नंबर्स सेट है रैशनल एंड इरैशनल नंबर का। इरैशनल नंबर को हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं, और रियल नंबर्स को, जो कि रैशनल एंड इरैशनल नंबर का सेट है, उसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और Q हमारा रैशनल नंबर का सेट है। डायग्राम से हमें पता चलता है कि हर एक इरैशनल नंबर रियल नंबर होता है, इसलिए दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू और फॉल्स। तो इसमें हमारा स्टेटमेंट है कि हर एक पॉइंट जो कि नंबर लाइन पे है वो रूट m के फॉर्म में है, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। तो ट्रू और फॉल्स इसका निकालना है। हमें पता है कि नंबर लाइन जो है उसे हम रियल नंबर लाइन भी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिव नंबर्स आते हैं रियल नंबर लाइन पे, 0 लिखा जाता है, डिनोट किया जा सकता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है, नेगेटिव रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और पॉजिटिव 0 और नेगेटिव के फ्रैक्शन जहाँ पे डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ये हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई m के लिए जो मान के चलते हैं कि m कोई भी नेचुरल नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, तो रूट m जो है वो नेगेटिव नंबर दे ही नहीं सकता, क्योंकि नेचुरल नंबर सबके सब पॉजिटिव है। तो m अगर मान लेते 3 है, तो रूट 3 हमको 1.732 मिलता है, जो कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव 1.732 पॉजिटिव डेसिमल से। इसमें रूट 9 लेते हैं अगर, तो हमको पॉजिटिव 3 मिलता है, जो कि नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव 3। तो हमको नेगेटिव नहीं मिल रहा है m की कोई भी वैल्यू के लिए। तो इससे साफ हमको पता चलता है कि जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है हमारा। ट्रू और फॉल्स।
तो स्टेटमेंट है हमारा, क्या हर एक रियल नंबर इररेशनल नंबर होता है? तो ट्रू और फॉल्स फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अगर हम कलेक्शन लेते हैं या सेट लेते हैं किसका, रैशनल नंबर का और इररेशनल नंबर का, तो हमें जो कलेक्शन और सेट मिलता है उसे हम कहते हैं रियल नंबर। तो डायग्राम में इसको समझेंगे कि एक सेट हो गया इररेशनल नंबर का P, कैपिटल P, जिसमें √3 √5 है एटसेट्रा, और कैपिटल Q रैशनल नंबर का सेट हो गया जिसमें 1/2 ले लीजिए, 3/5, और ये दोनों जो है ये कलेक्शन है रियल नंबर का, मतलब रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो डायग्राम से हमें सीधा देखने को मिलता है कि हर एक इररेशनल नंबर रियल नंबर है, लेकिन इसका विपरीत यानी उल्टा हमेशा सही नहीं हो सकता। डायग्राम से हम ये समझ, इसलिए जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वह फॉल्स है। ट्रू और फॉल्स, क्या स्क्वायर रूट किसका, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ये स्क्वायर रूट सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का इररेशनल होते हैं? अगर नहीं होते हैं तो हमें एग्जाम्पल देना है ऐसे स्क्वायर रूट का पॉजिटिव इंटीजर्स का जो इररेशनल नहीं आएंगे, यानी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो रैशनल नंबर आना चाहिए। तो हमें तो पता है कि जो स्क्वायर रूट होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का वह इररेशनल नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर रूट हम सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का लेंगे तो उसमें से कुछ स्क्वायर रूट्स रैशनल नंबर्स आएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, मान लीजिए कि m एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसको हमने m इज इक्वल टू 1 ले ली, तो 1 का अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो 1 आता है, +1 विच इज अ रैशनल नंबर। अब m मान लीजिए 4 ले लिया, तो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, अगेन अ रैशनल नंबर। अगर m इज इक्वल टू मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, 9 क्या है, पॉजिटिव इंट, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 आ रहा है, 3 अगेन इज अ रैशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गिव द डेसिमल एक्सपांशन। डेसिमल एक्सपांशन देना है हमको किसका, 10 का, व्हेन डिवाइडेड बाय 3। तो 10 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो 10 बड़ा है क्योंकि 3 से, तो 3 3 हमको आसानी से 9 मिल जाएगा, उसको सब्सट्रैक्ट करने पे 1 मिलेगा। अब 1 छोटा हो गया तो हम डॉट लेके 0 ले लेंगे, अगेन 3 3 9 मिलेगा हमको, अगेन 1 रिमाइंडर आएगा। अब फिर से ये प्रोसेस रिपीट होगा, तो इसमें हमको रिमाइंडर जो है रिपीट होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए हमें जो है 3 के ऊपर डॉट देना पड़ेगा डेसिमल के ऊपर। तो ये जो डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग है जिसमें 3 हमेशा रिपीट हो रहा है। गिव द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8। तो हमें 7 को 8 से डिवाइड करना है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो 7 लेस देन 8 है तो डेसिमल पड़ जाएगा, 0 आ जाएगा पहले ही, तो 0 पॉइंट लगा के 70 कर देंगे। अब 70 ग्रेटर हो जाएगा 8 से, तो 8 8 64 कर लेंगे और उसको माइनस करेंगे तो 6 हमको रिमाइंडर मिलेगा इसमें। फिर अगेन 6 जो है 8 से छोटा हो गया तो फिर से 0 लेंगे और फिर 8 7 56 कर लेंगे, फिर 4 रिमाइंडर आ जाएगा। अब 4 अगेन छोटा हो गया 8 से, तो हम 0 लेके उसे 40 कर देंगे। अब 40 ग्रेटर होने के कारण 8 5 40 और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये जो डेसिमल एक्सपांशन मिला वो टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मिला हमें। गिव द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7। तो 1 को 7 से डिवाइड करेंगे, 1 इज लेस देन 7, तो 0 पॉइंट आ जाएगा, 7 1 7, फिर 30, 7 4 28, फिर 20, 7 2 14, फिर 60, फिर 7 8 56, 40, फिर 7 5 35, 50, फिर 7 7 49। फिर हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, यानी डेसिमल 142857 रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। Show that 3.142678 is a rational number, या फिर इसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, express 3.142678 in the form of p by q where q is not 0। तो सोल्यूशन, हमें पता है एक नंबर जिसे हम लिख सकते हैं in the form of p by q, जहाँ पे q अगर 0 नहीं है तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहेंगे। इसीलिए 3.142678
3.1278 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे बाय 1 फॉलोड बाय 60, तो हमें मिलेगा 3.142678 इंटू 1 फॉलोड बाय 60 डिवाइडेड बाय 1 फॉलोड बाय 60, तो हमें मिलेगा 3142678 बाय 1 फॉलोड बाय 60। अब ये p बाई क्यू के फॉर्म में हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमको क्या दिख रहा है 1 फॉलोड बाय 60 जो कि 0 नहीं है, तो ये p बाई क्यू का फॉर्म हुआ जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर 0 नहीं है, यानी 3.142678 को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। शो दैट 0.3333 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्रेस 0.3333 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन, तो हमको पता है कि कोई नंबर रैशनल नंबर कब होता है, जब हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट 0, तो हम उसे रैशनल नंबर कहेंगे। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम x से डिनोट कर देंगे 0.333 एंड सो ऑन को, फिर बोथ द साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो हमको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 3.33 बार। अब जब ये दोनों इक्वेशन को स्ट्रैक करेंगे तो हमको मिलेगा 10x इज इक्वल टू 3.33 माइनस x इज इक्वल टू 0.333, तो सॉल्व करेंगे तो हमको 9x इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा, यानी x इज इक्वल टू 3/9 यानी 1/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं डिनोमिनेटर, तो हमको 3 दिख रहा है, यानी वो 0 नहीं है, यानी हमने 0.3333 को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ पे q जो कि डिनोमिनेटर है 0 नहीं है। शो दैट 1.272727 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर, या फिर इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्रेस 1.272727 एंड सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q नॉट इक्वल टू 0। सोल्यूशन, तो हमें पता है कि एक नंबर जिसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू जहाँ पे q नॉन जीरो है, तो उसे हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो 1.272727 को हम x से डिनोट करेंगे, इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हमें मिल जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.272727 एंड सो ऑन, इसे इक्वेशन 2 बोले। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 100x इज इक्वल टू 127.27 बार माइनस x इज इक्वल टू 1.27 बार, तो हमें मिलेगा 99x इज इक्वल टू 126, तो x इज इक्वल टू 126 बाय 99, देयरफॉर x इज इक्वल टू 126 को हम 14 इंटू 9 एंड 99 को 11 इंटू 9, तो x इज इक्वल टू 14/11 हमें मिलेगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू 11 एंड नॉट इक्वल टू 0। तो हमने 1.27 बार को इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू रिप्रेजेंट कर दिया। Show that 0.235353 and so on is a rational number, या इसे ऐसे भी पूछा जा सकता है एक्सप्रेस 0.2353535 and so on in the form of p by q where q not equal to 0। सोल्यूशन, तो हमें पता है एक नंबर जिसे हम लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ p by q जहाँ पे q यानी डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, वो नंबर रैशनल नंबर कहलाता है। तो गिवन नंबर को हम x से डिनोट करेंगे, इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन 1 बाय 10, तो हमें मिलेगा इक्वेशन 2 एज 10x इज इक्वल टू 2.353535 एंड सो ऑन। अब अगर दोनों इक्वेशन का डिफरेंस लेंगे तो हमें डिजायर्ड वैल्यू नहीं मिलेंगी, इसलिए इक्वेशन 1 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ, तो हमको मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार, इसे इक्वेशन 3 बोलेंगे। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, तो हमको मिलेगा 1000x इज इक्वल टू 235.35 बार माइनस 10x इज इक्वल टू 2.35 बार, तो हमें आंसर मिलेगा 233,990x इज इक्वल टू 233 मिल जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 233/990, जहाँ पे डिनोमिनेटर जो है 990 इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, यानी हमने 0.23535 बार को p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया जहाँ q नॉन जीरो है।
Find an irrational number between 1/7 and 2/7। तो ये दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास क्या है 1/7 यानी 0.142857 रिपीटिंग, 2/7 यानी 0.285714 रिपीटिंग, डेसिमल फ्रैक्शन दोनों में रिपीट हो रहा है। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर हमें मिल सकते हैं, जो कि इरेशनल नंबर हमें पता है नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब उनके डेसिमल पार्ट्स रिपीट भी नहीं होते और टर्मिनेट भी नहीं होते। तो 1/7 और 2/7 के बीच में हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। तो हमारा जो इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7 है अप्रोक्सीमेटली 0.14 एंड 0.28 के बीच में इज 0.150 1500 15000 15 फॉलोड बाय 4 zeros एंड सो ऑन। या फिर दूसरा नंबर 0.190 1900 19000 19 फॉलोड बाय 4 0 एंड सो ऑन। या फिर 0.20 200 2000 2 followed by 4 zeros and so on etc. Evaluate √6 plus minus √6 solution. √6 plus minus √6 is equal to √6 minus √6 is equal to 0. Therefore, √6 plus minus √6 is equal to 0. Evaluate √2 minus √2 solution. √2 minus √2 is equal to √2 minus √2 ब्रैकेट के बाहर लेंगे is equal to 0. तो √2 minus √2 is equal to 0. Evaluate √3 into √3 solution. √3 into √3 is equal to √3 ब्रैकेट के बाहर प्रोडक्ट is equal to √3 का स्क्वायर is equal to 3 to the power half into 2 is equal to 3 to the power 1 is equal to 3. Therefore, product of √3 is equal to 3. Evaluate √17 divided by √17 solution. √17 divided by √17 is equal to under root of 17 upon 17. So √17 by 17 is equal to under root of 1. Therefore, √17 by 17 is equal to √1 is equal to 1. Check whether 7√5 is irrational number or rational number. Solution. Here 7 is a rational number. हमें पता है कि 7 जो है rational number है, लेकिन √5 is 2.236 so on non-repeating non-terminating irrational number है। हमें पता है √2 √3 pi ये सब irrational number होते हैं। Therefore, product of rational number 7 into √5 is equal to 7 into 2.236 is equal to 15.625 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। देयरफॉर जो प्रोडक्ट है हम कह सकते हैं नॉन जीरो रैशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ हमेशा हमको इरेशनल नंबर मिलेगा या देगा। Check whether 7 by √5 is irrational number or rational number. Solution. तो हमें पता है कि यहाँ पे 7 जो है वह एक रैशनल नंबर है, जबकि √5 इज इक्वल टू 2.236 नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के साथ इरेशनल नंबर है। देयरफॉर मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय √5 हमें मिलेगा 7 अपॉन √5 इज इक्वल टू 7 बाय √5 इंटू √5 अपॉन √5 इज इक्वल टू 7 √5 अपॉन √5 इंटू √5, यानी 7 बाय 5 √5 इज इक्वल टू 1.4 इंटू √5 यानी 1.4 इंटू 2.236 इज इक्वल टू 3.1304 नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग मिलेगा, यानी अगेन एन इरेशनल नंबर मिलेगा। इससे हमको ये पता चलता है कि डिवीजन अगर कर रहे हैं हम नॉन जीरो रैशनल नंबर का बाय एन इरेशनल नंबर, तो हमें अगेन कौन सा नंबर मिलेगा, इरेशनल नंबर मिलेगा हमेशा। Check whether √2 plus 21 is irrational number or a rational number. Solution. तो यहाँ पे हमें पता है 21 रैशनल नंबर है, लेकिन √2 with 1.414 इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसका डेसिमल पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसीलिए √2 plus 21 हमें मिलेगा 22.414। Therefore, √2 plus 21 is an इरेशनल नंबर, यानी अगर हम एडिशन भी लेते हैं इरेशनल नंबर का रैशनल नंबर के साथ, तो जो हमको आंसर या रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा इरेशनल नंबर ही मिलेगा।
check whether pi minus 2 is irrational number or rational number. Solution, तो यहाँ पे हमें पता है कि 2 जो है वो रैशनल नंबर है, लेकिन pi 3.1415 so on नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट होने के कारण इज एन इरेशनल नंबर. देयरफॉर pi minus 2 is equal to 3.1415 minus 2 हमको मिलेगा 1.1415 so on नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग. इसीलिए पाई माइनस 2 भी एक इरेशनल नंबर हो गया. इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अगर हम डिफरेंस लेते हैं या सब्सट्रैक्शन लेते हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, तो अगेन जो नंबर हमें मिलेगा हमेशा वह एक इरेशनल नंबर होगा. Add 2 root 2 plus 5 root 3 and root 2 minus 3 root 3 दोनों नंबर को ऐड करना है. सोल्यूशन, तो 2 root 2 plus 5 root 3 plus root 2 minus 3 root 3 हम ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 root 2 plus 5 root 3 plus root 2 minus 3 root 3 मिलेगा. फिर जो root 2 के टर्म्स है एक साथ लाएंगे, root 3 के टर्म्स एक साथ लाएंगे, तो हमको 3 root 2 plus 2 root 3 आंसर मिलेगा. मल्टीप्लाई 6 root 5 by 2 root 5. सोल्यूशन, तो रूट टर्म यहाँ पे इक्वल है, तो जो इंटीजर मल्टीप्लाई कर लेंगे और रूट 5 ब्रैकेट ओपन होने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 जा 12 मिल जाएगा एंड रूट 5 इंटू रूट 5 हमें 5 मिल जाएगा, तो 12 5 जा हमको 60 आंसर मिल जाएगा. Divide 8 root 15 by 2 root 3. Solution, 8 root 15 upon 2 root 3 is equal to 8 into root 15 upon 2 into root 3 is equal to 4 into 2 into root 5 into 3 upon 2 into root 3. 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 into root 5 into root 3 upon root 3. root 3 कैंसिल, हमें मिलेगा 4 root 5. Therefore 8 root 15 by 2 root 3 is equal to 4 root 5. Simplify 5 plus root 7 into 2 plus root 5. Solution, 5 plus root 7 into 2 plus root 5. So this is equal to 5 times 2 plus root 5 plus root 7 into 2 plus root 5 is equal to 5 into 2 plus 5 into root 7 plus root 7 into 2 plus root 7 into root 5 is equal to 10 plus 5 root 7 plus 2 root 7 plus root 35. तो आंसर हो गया 10 plus 5 root 5 plus 2 root 7 plus root 35. Simplify 5 plus root 5 into 5 minus root 5. Solution, 5 plus root 5 into 5 minus root 5 is equal to 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर. बिकॉज हमें पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है. इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर इज 25 एंड रूट 5 का स्क्वायर इज 5. क्योंकि हमें पता है रूट का अगर हम स्क्वायर लेंगे तो रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट ईच अदर. रूट 5 इंटू रूट 5 5 आएगा. देयरफॉर 25 माइनस 5 इज 20. तो आंसर हो गया 20. सिंप्लीफाई रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर. सोल्यूशन, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमने लगाया है. देयरफॉर रूट 3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, फिर रूट 7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा, तो 3 प्लस 7 प्लस 2 इंटू रूट 21. देयरफॉर वी गेट द आंसर एज 10 प्लस 2 रूट 21. देयरफॉर 10 plus 2 root 21 is our answer. Simplify root 11 minus root 7 into root 11 plus root 7. Solution, root 11 minus root 7 का प्रोडक्ट with root 11 plus root 7 is equal to root 11 का होल स्क्वायर माइनस root 7 का होल स्क्वायर. क्यों? हमें पता है क्योंकि a plus b into a minus b is equal to a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें पता है. Therefore equal to root 11 का होल स्क्वायर is 11 and root 7 का होल स्क्वायर is 7. क्यों? क्योंकि रूट एंड स्क्वायर कैंसल आउट ईच अदर. Therefore हमें आंसर मिलता है 11 minus 7 is equal to 4. Therefore the answer of the product is 4. Rationalize the denominator of 1 by root 2. Solution, अगर हमको rationalize करना है डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे. यहाँ पे डिनोमिनेटर रूट 2 है, तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 1 बाई रूट 2 को रूट 2 अपॉन रूट 2 से, तो हमें मिल जाएगा इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट. देयरफॉर आंसर विल बी रूट 2 अपॉन 2. क्योंकि रूट एंड स्क्वायर कैंसल हो जाते हैं ईच अदर, इसलिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 आया. Therefore answer is root 2 upon 2.
रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1 बाय 2 प्लस रूट 3 सोल्यूशन। तो हमारे पास अब रैशनलाइज करना है 1/2 प्लस रूट 3 को। तो डिनोमिनेटर में 2 प्लस रूट 3 है हमारे पास, तो 2 प्लस रूट 3 को हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। तो हम 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 करेंगे अगर हमको रैशनलाइज करना है 1/2 प्लस रूट 3। तो हमको आंसर मिलेगा 1/2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3। तो न्यूमरेटर में 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बन जाता है इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, क्योंकि रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे ईच अदर को, इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 विल बी द आंसर। Rationalize the denominator of 5 by root 3 minus root 5 solution। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में रूट 3 माइनस रूट 5 है, तो अगर हमको डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो उसका साइन चेंज करके डिनोमिनेटर के टर्म को हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 से। तो 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 5 रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन नीचे फिर से a माइनस बी इंटू a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा। तो ऊपर 5 रूट 3 प्लस रूट 5 एज इट इज रह जाएगा और a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला डिनोमिनेटर में लग जाएगा। तो 3 माइनस 5 बचेगा। तो 5 रूट 3 प्लस रूट 5 एज इट इज ऊपर रहेगा और नीचे डिनोमिनेटर में -2 आ जाएगा। सो -5/2 रूट 3 प्लस रूट 5 इज द आंसर। Rationalize the denominator of 1/7 plus 3 root 2 solution। अब डिनोमिनेटर का टर्म हम देखेंगे। हमें पता है अगर रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर में अगर 2 टर्म है तो उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हमको करना है। तो 1/7 प्लस 3 रूट 2 को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे हम किससे? 7 माइनस 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 7 माइनस 3 रूट 2 अपॉन 7 माइनस 3 रूट 2 हमने लिख दिया। तो नीचे फिर से हमको a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में दिख रहा है हमको -3 रूट 2 का होल स्क्वायर। तो ये 49 माइनस 3 का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर डिनोमिनेटर में 49 माइनस 9 इंटू 2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि रूट एंड स्क्वायर रूट कैंसल आउट ईच अदर। तो 49 माइनस 18 आ गया। तो न्यूमरेटर में 7 माइनस 3 रूट 2 एंड डिनोमिनेटर में 31। दिस इज द आंसर। सिंप्लीफाई 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5 सोल्यूशन। अब हमें पता है यहाँ पे जो बेस है वो 17 है और दोनों प्रोडक्ट में है, लेकिन पावर जो है डिफरेंट है। तो बेस 17 है, एक का पावर 2 है और दूसरे का पावर 5 है और दोनों प्रोडक्ट में है। तो 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर 5 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 टू द पावर 7। सिंप्लीफाई 5 का स्क्वायर टू द पावर 7 सोल्यूशन। यहाँ पे बेस हमारा 5 है और पावर जो है बेस का 2 है और उसका भी पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो इंडाइसेस में हम देखते हैं कि पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको मिलेगा 5 टू द पावर 2 इंटू 7 यानी 5 टू द पावर 14 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 23 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय 23 टू द पावर 7 सोल्यूशन। यहाँ पे बेस जो है 23 है और डिवीजन में है और 23 टू द पावर 10 भी है और 23 टू द पावर 7 भी है। डिनोमिनेटर में 23 टू द पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो हमें पता है इंडाइसेस रूल इस्तेमाल करके जो दोनों पावर्स है वो माइनस हो जाते हैं। तो 23 टू द पावर 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 23 टू द पावर 3 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 7 क्यूब इंटू 9 क्यूब सोल्यूशन। अब यहाँ पे जो बेस है 7 क्यूब का 7 है और 9 क्यूब का बेस 9 है। 7 का पावर 3 है, 9 का पावर 3 है और प्रोडक्ट होने के कारण ये पावर हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन पावर लेंगे हम 3, तो हमको मिलेगा 7 इंटू 9 टू द पावर कॉमन में 3 रहेगा इज इक्वल टू 63 टू द पावर 3 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 17 स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर -5 सोल्यूशन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 17 जो है वो बेस है हमारा और उनके पावर्स डिफरेंट है। तो जब ऐसे सिचुएशन आता है तो इंडाइसेस रूल हम यूज करेंगे और 17 का स्क्वायर इंटू 17 टू द पावर -5 दोनों पावर ऐड हो जाएंगे। तो 17 टू द पावर 2 - 5 इज 17 टू द पावर -3 यानी 1/17 का क्यूब इज द आंसर।
सिंप्लीफाई 5 स्क्वायर टू द पावर -7। सोल्यूशन 5 हमारा बेस हो गया यहाँ पे और उसका पावर 2 है और 5 स्क्वायर का पावर -7 है। तो रूल ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 5 टू द पावर 2 इंटू -7 इज इक्वल टू 5 टू द पावर -14, यानी 1/5 टू द पावर 14 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 23 टू द पावर -10 डिवाइडेड बाई 23 टू द पावर 7। सोल्यूशन अब यहाँ पे 23 जो है बेस है हमारा और न्यूमरेटर के 23 का पावर -10 है, डिनोमिनेटर के 23 का पावर 7 है। तो जब ऐसा सिचुएशन आता है तो रूल ऑफ इंडाइसेस के हिसाब से जो दोनों पावर्स है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 23 टू द पावर -10 -7, तो ये हो जाएगा 23 टू द पावर -17 इज इक्वल टू 1/23 टू द पावर 17 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 7 टू द पावर -3 इंटू 9 टू द पावर -3। सोल्यूशन तो यहाँ पे हमारे जो बेस है 7 टू द पावर -3 का 7 है और 9 टू द पावर -3 का 9 है। तो बेसेस 7 एंड 9 डिफरेंट है लेकिन पावर सेम है दोनों का -3। तो इंडाइसेस रूल इस्तेमाल करके हम 7 इंटू 9 के प्रोडक्ट का पावर सेम -3 ले सकते हैं। तो हमको मिलेगा 7 इंटू 9 होल टू द पावर -3, यानी 1/7 इंटू 9 क्यूब ले सकते हैं, यानी 1/63 का क्यूब इज द सिंप्लीफाई 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/3। सोल्यूशन तो यहाँ पे हमारे पास जो बेस है 2 टू द पावर 2/3 में 2 हमारे पास बेस और 2 टू द पावर 1/3 में भी 2 बेस है। तो बेस दोनों जगह सेम होने के कारण रूल ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल करके पावर्स ऐड कर सकते हैं। तो हमको जो आंसर मिलेगा वो इस प्रकार 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/3 यानी 2 टू द पावर 3/3 हमको मिल जाएगा। तो 3/3 क्या होता है? 3/3 1 हो जाएगा। तो हमें आंसर मिलेगा 2 टू द पावर 1 यानी 2। सिंप्लीफाई 3 टू द पावर 1/5 का होल पावर 4। सोल्यूशन तब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बेस हमारा 3 है, उसका पावर 1/5 है और 3 टू द पावर 1/5 का होल पावर 4 है। तो इंडाइसेस का रूल यूज करेंगे हम, तो दोनों पावर का प्रोडक्ट हमको लेना पड़ेगा। तो 3 टू द पावर 1/5 इंटू 4 मिलेगा, तो 3 टू द पावर 4/5 इज द आंसर। सिंप्लीफाई 7 टू द पावर 1/5 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 1/3। सोल्यूशन तो यहाँ पे बेस हमारा 7 है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और पावर डिनोमिनेटर का 1/3 है और न्यूमरेटर का पावर 1/5 है। तो इंडाइसेस का यूज करेंगे हम, तो उससे दोनों पावर्स का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो हमको मिलेगा 7 टू द पावर 1/5 माइनस 1/3। तो उसको फिर सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 7 टू द पावर -2/15 यानी 1/7 टू द पावर 2/15। सिंप्लीफाई 13 टू द पावर 1/5 इंटू 17 टू द पावर 1/5। सोल्यूशन तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बेस है 13 टू द पावर 1/5 का 13 है और 17 टू द पावर 1/5 का 17 है, लेकिन पावर दोनों ही केस में 1/5 सेम है। तो इंडाइसेस से हमको पता है दोनों का पावर कॉमन ले सकते हैं हम। तो 13 इंटू 17 का पावर 1/5 आ जाएगा और 13 इंटू 17 221 टू द पावर 1/5 इज आवर आंसर। फैक्टराइज 64, तो 64 का फैक्टर निकालना है। सोल्यूशन तो हमको डिविजिबल 64 किससे है इसका रूल पता है, 2 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस में 4 है। तो फिर से यूनिट प्लेस में 2 से डिविजिबल है, अगेन 16 इज डिविजिबल बाई 2, 8 इज डिविजिबल बाई 2, 4 इज डिविजिबल बाई 2, 2 इज डिविजिबल बाई 2। तो हमको 64 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 6 मिल जाएगा एंड दिस इज आवर आंसर। फैक्टराइज 125। सोल्यूशन 125 का फैक्टर्स निकालेंगे तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से यूनिट प्लेस इज डिविजिबल बाय 5, तो 125 इज डिविजिबल बाय 5। तो हमको 125 के फैक्टर्स मिलेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 क्यूब इज द आंसर। What are composite numbers? तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके फैक्टर्स जो है वो प्राइम नंबर आएंगे हमेशा। प्राइम फैक्टर्स मतलब 2, 3, 5, 7 ऐसा, यानी 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कहता है? तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर जो है, मान के चलिए एग्जांपल 6, 9, 24 एंड सो ऑन, उसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7 एटसेट्रा। एक एग्जाम्पल देखते हैं, 51 कंपोजिट नंबर है, उसको हमने एक्सप्रेस कर दिया 3 इंटू 17, 3 एंड
17 both are prime. So 51 is expressed in the form of product of prime numbers 3 and 17. Rational number of the form p by q where q is not 0. Then if q is equal to 2 to the power m into 5 to the power n, then the number p by q is what? तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 होता है तो वो हमेशा उसका डिवीजन टर्मिनेट होता है, तो दिस विल बी टर्मिनेटिंग नंबर। इसका एग्जांपल देखेंगे 2 बाय 5, तो डिनोमिनेटर में 5 है, 5 का पावर 1 है, तो एक डेसिमल बाद ये टर्मिनेट हो गया। रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, यानी कोई रैशनल नंबर है अगर p बाई क्यू के फॉर्म में जहाँ पे q जो है इज नॉट 0, देन अगर q इज नॉट इन द फॉर्म 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन तो ऐसा नंबर p बाई क्यू क्या होगा? ऑफ कोर्स अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर ही देगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे 2 बाई 3। अब 3 जो है डिनोमिनेटर में 3 है, ना 2 है ना 5 है, तो वो नंबर टर्मिनेट होगा ही नहीं। जैसे देख सकते हैं 0.666 रिपीट हो रहा है एंड सो ऑन। रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q, अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई q के फॉर्म में जहाँ पे q 0 नहीं है और q अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है और जहाँ पे m ग्रेटर देन n है, तो जो नंबर है p बाई q वो कितने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा? तो वो m डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा क्योंकि m इज ग्रेटर देन n। तो आंसर होगा द नंबर p बाई q विल टर्मिनेट एट हाईएस्ट पावर, दैट इज हमारे पास यहाँ पे m है क्योंकि m जो है बड़ा है n से दिया हुआ है क्वेश्चन, तो m डेसिमल बाद आंसर टर्मिनेट होगा। तो एक एग्जांपल ले देते हैं, अगर 1 को 20 से डिवाइड करते हैं हम, तो 20 का फैक्टर प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5, यानी 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर इंटू 5। तो 2 का पावर क्या है? 2 है, 2 इज ग्रेटर देन 1, 5 का पावर 1 है, 2 1 से बड़ा है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल टर्मिनेट हुआ है 2 डेसिमल बाद, यानी 0.05 के बाद। 2 का पावर m से डिनोट किया था हमने और 5 का पावर n से डिनोट किया था। रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई q वेयर q इज नॉट 0, अगर कोई रैशनल नंबर है p बाई q के फॉर्म में जहाँ पे q 0 नहीं है और अगर q 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है और n अगर इस बार ग्रेटर है देन m, देन द नंबर p बाई q विल टर्मिनेट एट व्हाट? तो हमें पता है कि अगर m बड़ा है तो m डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, अगर n बड़ा है तो n डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे n बड़ा है तो 5 का पावर n बड़ा होने के कारण n डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा क्योंकि n विल बी द हाईएस्ट पावर। तो ऑब्वियस सी बात है जो नंबर p बाई q है विल टर्मिनेट एट हाईएस्ट पावर, दैट इज आफ्टर n नंबर्स फ्रॉम द डेसिमल। तो एक एग्जांपल लेंगे, 1 को 250 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो उसका जो डेसिमल पार्ट आएगा हमारा वो 0.004। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस एग्जांपल में जब हम 1 को 250 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको आंसर मिल रहा है 0.004, यानी 3 डेसिमल बाद टर्मिनेट हो रहा है। और 2 का पावर m है, 5 का पावर n है, m यहाँ पे 1 है, n यहाँ पे 3 है, तो n ग्रेटर देन m है, इसी कारण 3 डेसिमल बाद टर्मिनेट हुआ है। कौन सा डिवीजन? 1/250 का डिवीजन। If a and b are two numbers, a और b कोई भी 2 नंबर है मान लीजिए, then what is the relation between a, b, least common multiple of ab and highest common factor of ab? तो इन चारों में क्या रिलेशन हमको देखने को मिलेगा? तो हमको ये पता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू LCM ऑफ a एंड b इंटू HCF ऑफ ab, ये रिलेशन हमको पता है। तो इस पे एक आधारित क्वेश्चन देखेंगे। मान लीजिए दिया हुआ है कि LCM a का एंड 18 का 36 है और HCF A का और 18 का 2 दिया हुआ है, तो A का वैल्यू निकालिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है LCM ऑफ A एंड 18 इज इक्वल टू 36, HCF ऑफ A एंड 18 इज इक्वल टू 2। तो हमको A की वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है एक रिलेशन कि LCM ऑफ AB इंटू HCF ऑफ AB इज इक्वल टू A इंटू B। तो यहाँ पे B को हम 18 कंसिडर करते हैं और ये वैल्यू हम पुट करेंगे अबव रिलेशन। तो जब b इज इक्वल टू 18 हम वैल्यू पुट करेंगे और जो चीज हमको दिया हुआ है वो पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा 36 इंटू 2 इज इक्वल टू a इंटू 18। देयरफॉर a इज इक्वल टू 36 इंटू 2/18, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू 2, आंसर 4 मिल जाएगा।
When can you say a number is divisible by 2? तो हम कब कह सकते हैं कि कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है? तो अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का डिविजिबल है 2 से, तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1278। इसमें 8 जो है लास्ट डिजिट है और 8 डिविजिबल बाई 2 होता है। 4 2 8 हमें पता है, तो इसीलिए 1278 डिविजिबल है 2 से। When can you say a number is divisible by 3? तो हम किसी नंबर को कब कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है 3 से? तो जितने भी डिजिट है उस नंबर में अगर उनका एडिशन सम 3 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1 2 3। अब सारे डिजिट 1 2 3 में ऐड करेंगे तो 6 आता है और 6 3 से डिवाइड होता है 3 2 तो हम कह सकते हैं कि नंबर 1 2 3 जो है इज डिविजिबल बाय 3। When can you say a number is divisible by 4? तो अब हम कोई नंबर 4 से डिविजिबल है ये कब कह सकते हैं? तो इसके लिए जो क्राइटेरिया है लास्ट 2 डिजिट्स उस नंबर का हमको कंसिडर करना है और उसको डिवाइड करके देखना है कि 4 से डिवाइड होता है क्या। अगर वो 4 से डिवाइड होता है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। एग्जाम्पल 1264 में 64 इज डिविजिबल बाय 4। 16 4 64। देयरफॉर ये जो नंबर कंसिडर किया है हमने 1264 इज डिविजिबल बाय 4, हम ये कह सकते हैं। When can you say a number is divisible by 5? तो अब कोई नंबर 5 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या 5 है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 5 है। एग्जाम्पल ले लेते हैं 1260। इसमें लास्ट डिजिट जो है 1260 का 0 है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है डिविजिबल है 5, यानी 1260 इज डिविजिबल बाय 5। When can you say a number is divisible by 6? तो कोई नंबर 6 से डिविजिबल कब होता है? अगर वो नंबर डिविजिबल है 2 से और 3 से, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल हो, तब हम बोल सकते हैं कि वो 6 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल 126 लेंगे। इसमें लास्ट डिजिट क्योंकि 6 है और 6 इज डिविजिबल बाई 2 तो 126 इज डिविजिबल बाई 2। एंड अगर एडिशन लेंगे 1 2 6 तो हमको मिलता है 9 विच इज डिविजिबल बाय 3। तो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होने के कारण 126 इज डिविजिबल बाय 6। When can you say a number is divisible by 7? तो कोई नंबर 7 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? तो हमें उस नंबर को कंसिडर करना है और उसका रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन करना है उस नंबर का। किस नंबर से? उस नंबर के यूनिट प्लेस को हम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और उसको फिर सब्सट्रैक्ट करेंगे जो बचे हुए डिजिट है उस नंबर, और ये रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन हमको कंटिन्यू करना है। और लास्ट में जब बचा हुआ नंबर 7 से डिविजिबल रहेगा तो हम बोलेंगे कि द ओरिजिनल नंबर वाज डिविजिबल बाय 7। तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं 94822। इसमें से लास्ट का डिजिट 2 है, उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके 4 माइनस करेंगे 94282 में 9482 में से, तो हमको 9478 मिलेगा। सिमिलरली 8 कंसिडर करेंगे, 16 माइनस करेंगे तो 931 मिलेगा। 931 में से 1 कंसिडर करेंगे तो 2 माइनस होगा तो 91 मिलेगा। फिर ऐसे ही करते करते 7 लास्ट में मिलेगा तो 7 इज डिविजिबल बाय 7। तो हम बोल सकते हैं 94822 is divisible by 7. When can you say a number is divisible by 8? तो कोई नंबर 8 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? तो उसके लिए उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट हमको कंसिडर करना। अगर उस नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल है 8 से तो हम बोलेंगे कि दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। एग्जाम्पल ले लेते हैं 12640। इसमें लास्ट 3 डिजिट हमको कंसिडर करना है 640। तो 640 इज डिविजिबल बाय 8। तो 640 क्योंकि 8 से डिवाइड हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि 12640 इज डिविजिबल बाय 8। When can you say a number is divisible by 9? तो कोई नंबर 9 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? तो अगर उस नंबर में जो जितने भी डिजिट्स है उन सभी का अगर हम एडिशन करेंगे और वो एडिशन या सम डिविजिबल है 9 से तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर डिविजिबल बाय 9 है। तो एग्जांपल के तौर पे 126 लेते हैं और 126 के अंदर के डिजिट्स का एडिशन 9 होता है एंड 9 इज डिविजिबल बाय 9। इसीलिए हम कह सकते हैं कि द नंबर 126 इज डिविजिबल बाय 9।
When can you say a number is divisible by 10? तो कोई भी नंबर 10 से डिविजिबल है ये हम आसानी से कह सकते हैं अगर उसका लास्ट डिजिट नंबर का 0 है। एग्जाम्पल के तौर पे 1260 1260 में लास्ट डिजिट जो है वो 0 है, तो इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 1260 इज डिविजिबल बाय 10। When can you say a number is divisible by 11? तो कोई नंबर 11 से डिविजिबल कब होता है? तो अगर हम अल्टरनेट इवन एंड ऑड पोजीशन के डिजिट उस नंबर के ऐड करेंगे, मतलब इवन प्लेसेस के डिजिट्स ऐड करेंगे उस नंबर के, बाद में ऑड प्लेसेस के डिजिट्स ऐड करेंगे उस नंबर के, और फिर दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा, रिजल्ट आएगा, अगर वो डिविजिबल है 11 से, तो हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। एग्जाम्पल ले लेते हैं 6014651973 ये नंबर है। तो ये अगर डिविजिबिलिटी चेक करना है तो इसके हम पहले डिजिट्स ऐड करेंगे ऑड प्लेसेस, तो यहाँ पे 21 आया, और फिर इवन प्लेसेस के डिजिट ऐड करेंगे तो उसका सम जो है अगेन 21 आ रहा है। तो अब ये 21 माइनस 21 हम देखेंगे 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 11, इसलिए हम कह सकते हैं द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 11। When can you say a number is divisible by 12? तो अब कोई नंबर 12 से डिविजिबल है ये हम कब कह सकते हैं? अगर जो दिया हुआ नंबर डिविजिबल है 3 से एंड 4 से, दोनों से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर है इज डिविजिबल बाय 12। एग्जाम्पल के तौर पे 1260 ले लेते हैं, और इसके जो लास्ट 2 डिजिट्स है 60, हमें पता है 60 इज डिविजिबल बाय 4, 64 से डिवाइड होता है तो इट इज डिविजिबल बाय 4, 1260 इज डिविजिबल बाय 4, और इन डिजिट्स के एडिशन लेंगे तो 9 आता है विच इज डिविजिबल बाय 3। सो दिस नंबर 1260 इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, देयरफॉर 1260 इज डिविजिबल बाय 12 हम ये कह सकते हैं। The greatest number which can divide 1854, 1866 and 2066 leaving the remainder 2 in each case। तो हमको वो बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो तीनों नंबर को डिवाइड करता है जब, तो हर बार वो एक ही रिमाइंडर छोड़ता है, वो है 2 हर एक केस में। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है HCF ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस रिमाइंडर, सेकंड नंबर माइनस रिमाइंडर, थर्ड नंबर माइनस रिमाइंडर। तो HCF ऑफ 1854 में से -2 करेंगे, 1860 से -2 करेंगे, 2066 में से -2 करेंगे, तो हमको निकालना है HCF ऑफ 1852, 1864 एंड 2064। तो हमको आंसर मिल जाएगा उस ग्रेटेस्ट नंबर का जो तीनों को डिवाइड करता है और सेम रिमाइंडर 2 देता है हर बार। तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे 1852 को और उसके फैक्टर्स लिख लेंगे। तो 1852 के फैक्टर्स हमको दिख रहे हैं 2 का स्क्वायर इंटू 463। फिर उसके बाद 1864 के फैक्टर्स निकालेंगे, फिर उसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 1864 के फैक्टर्स है 2 का क्यूब इंटू 233। फिर उसके बाद 2064 का हम फैक्टर्स निकालेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगा के आसानी से। फिर उसके फैक्टर्स हम लिख लेंगे। तो 2064 के फैक्टर्स 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 43। अब हमको निकालना है ये HCF 1852, 1864 एंड 2064 का, जो कि कॉमन नंबर अमंग द गिवन 3 नंबर होता है विथ लीस्ट पावर। तो 4 इज द आंसर। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 46, 91 एंड 181 लीविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। यानी हमको ऐसा बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करेगा 46, 91 एंड 181 को, और हर केस में वो सेम रिमाइंडर देगा। तो हमको पता है HCF ऑफ x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड z माइनस एक्स मॉडुलस में लेना है। तो मॉड ऑफ x माइनस वाई, मॉड ऑफ y माइनस जेड एंड मॉड ऑफ z माइनस एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। तो हमको अगर नेगेटिव टर्म भी आ रहा है मॉडुलस के अंदर में तो पता है कि वो पॉजिटिव हो जाता है। तो हमको HCF ऑफ 45, 90 एंड 135 मिलेगा। तो सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे 45 को डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 45 का फैक्टर्स हमको देखने को मिलेगा 3 का स्क्वायर इंटू 5। देन उसके बाद फैक्टराइज करेंगे हम 90 को डिविजिबिलिटी रूल लगा के। तो 90 का फैक्टर्स हमको मिलेगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। फिर उसके बाद हम फैक्टराइज करेंगे 135 को। तो 135 को फैक्टराइज करने से हमको फैक्टर्स मिलेंगे 135 के 3 का क्यूब इंटू 5। अब हमको HCF निकालना है। तो तीनों में हम कॉमन फैक्टर ढूंढेंगे जिसका पावर सबसे कम है। तो हमको आंसर मिलता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 45।
greatest number that will divide 290, 460 and 552, leaving remainder as 4, 5 and 6 respectively। तो अब हमको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जब 290, 460 एंड 552 को वो डिवाइड करता है तो रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर 4, 5 एंड हमको देता है। तो उसका फॉर्मूला है HCF ऑफ x माइनस पी वाई माइनस क्यू जेड माइनस आर। तो जहाँ पे p, q एंड r रिमाइंडर्स है रिस्पेक्टिव ऑफ x, y एंड z। तो हमको HCF मिलेगा 286 का, 455 का और 546 का निकालना है। तो सबसे पहले फैक्टर करेंगे हम 286 का, जो कि 2 इंटू 11 इंटू 13 आएगा। फिर उसके बाद फैक्टर करेंगे हम 455 का, तो जो कि हमको 5 इंटू 7 इंटू 13 फैक्टर मिलेंगे 455 का। फिर उसको बाद 546 के फैक्टर्स हम निकालेंगे, जो कि 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 13 हमको मिल जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए हमको कॉमन नंबर्स लेने हैं विथ लीस्ट पावर, छोटे पावर। तो 13 टू द पावर 1 रहेगा इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर रहेगा। What is smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leaves remainder of 7 in each case? तो मतलब अब हमको ऐसा छोटा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको जब 35, 56 एंड 91 से डिवाइड करेंगे तो हर एक केस में 7 रिमाइंडर आता है। तो इसका मतलब हमको LCM निकालना है x, y, z का और फिर बाद में रिमाइंडर ऐड कर देना है। हम पहले 35 के फैक्टर्स निकालेंगे विच इज 5 इंटू 7, फिर 56 का फैक्टर निकालेंगे विच इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 का क्यूब इंटू 7। फिर उसके बाद हम फैक्टर निकालेंगे 91 का विच इज 7 इंटू 13। अब हमको LCM चाहिए, तो हमें प्रोडक्ट ऑफ सभी डिफरेंट नंबर लेना है विथ हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर विथ हाईएस्ट पावर, तो हमको आंसर मिल जाएगा एज 8 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13 दैट इज 36, 40। तो हमको LCM 35, 56, 91 का 7 से ऐड करके 36, 47 आंसर मिलता है। What is the least number which when divided by 42, 72 and 84 leaves the remainder 25, 55 and 67 respective? तो हमको छोटा नंबर निकालना है जिसमें जब वो छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे तीनों नंबर को तो 3 अलग अलग रिमाइंडर हमको मिलेंगे। तो हमें पता है कि दिस लीस्ट नंबर विल बी LCM ऑफ x, y, z और उसमें से हम k सब्सट्रैक्ट करेंगे, जहाँ पे k क्या है, k वो वैल्यू है जिसमें कोई भी डिवाइजर ले लीजिए और उसमें से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर उस डिवाइजर का सब्सट्रैक्ट करेंगे हम, तो मिल जाएगा। तो LCM ऑफ 42, 72, 84 माइनस के हमको निकालना है। तो के हमको वैल्यू कैसे मिलेगा, कोई भी डिवाइजर ले लेंगे 42 तो उसका रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है 25, 72 का 55 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है और 84 का 67 रिस्पेक्टिव रिमाइंडर है। तो 17 हमको के की वैल्यू मिलती है। अब LCM हमको निकालना है 42, 72, 84 का। तो 42 का हम पहले फैक्टराइज करेंगे, उसके फैक्टर्स निकालेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7। फिर उसके बाद 72 के फैक्टर्स निकालेंगे। 72 का फैक्टर्स हमको मिलता है 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर। 72 का फैक्टर हमने निकाल लिया। फिर उसके बाद हम निकालेंगे 84 के फैक्टर्स। तो 84 का फैक्टर हमको मिलता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ सभी डिफरेंट नंबर लेना है विथ हाईएस्ट पावर। प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट नंबर विथ हाईएस्ट पावर, देयरफॉर LCM ऑफ 42, 72, 84 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 पावर 1 इज इक्वल टू 8 इंटू 9 इंटू 7 दैट इज 504। तो उसमें से अगर -17 हम निकालते हैं तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा दैट इज 487। Question: the sum of exponents of prime factors in the prime factorization of 196 is। तो हमको एक्सपोनेंट्स के सम निकालना है। जब 196 का फैक्टर सम निकाल लेंगे तो उनके पावर्स का। तो 196 का फैक्टर हो गया 2 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। तो 2 का पावर 2 का एक्सपोनेंट 2 है, 7 का एक्सपोनेंट 2 है, तो दोनों का एडिशन करेंगे तो 2 + 2 हमको 4 मिलेगा। देयरफॉर जो सम है एक्सपोनेंट्स का ऑफ प्राइम फैक्टर्स, किसके प्राइम फैक्टर्स 196 के, तो वो 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मिलेगा।
check whether 12 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। तो हमको ये फाइंड आउट करना है अगर n एक नेचुरल नंबर हम कंसिडर करें तो कोई भी नंबर के लिए क्या 12 टू द पावर n 0 उसका लास्ट डिजिट आएगा या नहीं आएगा। तो पहले हम 12 के फैक्टर्स देखेंगे। तो 12 के फैक्टर्स है 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो कहीं से भी इसमें हम देख सकते हैं कि 2 और 5 का कॉम्बिनेशन हमारे पास नहीं है और हमें पता है क्या कि सिर्फ और सिर्फ किसका प्रोडक्ट 2 और 5 का जब हम लेंगे तभी हमको यूनिट प्लेस में 0 मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पावर कोई भी हो 0 इसमें नहीं मिलेगा। इसीलिए जो फैक्टर्स है 12 के उसमें 2 और 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो हमको यूनिट प्लेस में 12 टू द पावर n के 0 मिल ही नहीं सकता। कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर x एंड y। तो हमको दिए गए इस फैक्टर ट्री को कंप्लीट करना है और x की वैल्यू एंड y की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो x टॉप में हम देख सकते हैं और y एकदम लास्ट में देख सकते हैं। तो हमको ग्राफ में हम क्लियरली देख सकते हैं कि y एंड 13 आर द फैक्टर्स ऑफ 65 और x इज द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 195। तो x हमको मिल जाएगा 3 इंटू 195 इज इक्वल टू 585 एंड 65 इज इक्वल टू y इंटू 13, यानी y इज इक्वल टू हमको 13 5 65 मिल जाएगा। तो y हमको 5 मिल जाएगा। तो जो वैल्यू है कंपोजिट नंबर x एंड y जिससे ये ट्री कंप्लीट होगा वो है x इज इक्वल टू 585 एंड y इज इक्वल टू 5। तो अब हम पूरा कंप्लीट ट्री ड्रॉ करेंगे। तो उसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे 585 और उसके फैक्टर्स, फिर 195 के फैक्टर्स हम देख सकते हैं 3 एंड 65 और 65 के फैक्टर्स 5 एंड 13 है। Explain why 17 into 5 into 11 into 3 into 2 plus 2 into 11 is a composite number। तो हमको क्या पता है? हमको पता है कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर्स निकलते हैं, यानी जब हम कंपोजिट नंबर्स के फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट मिलेंगे इन देयर रिस्पेक्टिव पावर्स। और ये प्राइम फैक्टर्स कैसे रहेंगे? अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो हम नंबर कंसिडर करेंगे। अब इसमें हम देख सकते हैं कि 2 इंटू 11 दोनों ही टर्म में कॉमन है। तो 2 इंटू 11 हम कॉमन निकालेंगे। दो टर्म हमारे कौन से? 17 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 11 और दूसरा टर्म है 2 इंटू 11। तो 2 इंटू 11 कॉमन निकला तो बचा सिर्फ 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1। अब 17 इंटू 5 इंटू 3 प्लस 1 का प्रोडक्ट करके 1 ऐड कर देंगे तो 255 प्लस 1 इज 256। अब दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 11 इंटू 256। अब 256 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 256 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग डिविजिबल किस नंबर से है रूल इस्तेमाल करके, तो हमको पता चलता है कि 2 टू द पावर 8 256 का हमारे पास फैक्टराइजेशन आता है। तो अब ये 2 टू द पावर 8 हम वापस से इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 टू द पावर 8 इंटू 11 टू द पावर 1 हमको ये देखने को मिलता है। और इस दोनों में ही 2 भी प्राइम नंबर है और 11 भी प्राइम नंबर है। तो क्योंकि दिया हुआ क्वेश्चन हमने प्राइम नंबर्स के तौर पे एक्सप्रेस कर दिया, इसलिए ये जो नंबर था गिवन नंबर वो कंपोजिट नंबर है। The HCF of smallest composite number and the smallest prime number is। तो हमको HCF निकालना है smallest composite number का। तो हमको पहले composite number पता है। composite number वो नंबर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स फैक्टराइजेशन करने के बाद। तो smallest composite number कौन सा होगा जो 1 और itself के अलावा उसके प्राइम फैक्टर्स आते हैं? तो वो हम सोचते हैं द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर रहेगा 4, क्योंकि 1 और 4 के अलावा उसके 2 फैक्टर्स है, 2 का स्क्वायर। और हमें ये भी पता है कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? इज 2। तो अब हम HCF निकालेंगे। उसके लिए हमने 4 का फैक्टर्स निकाल लिया 2 स्क्वायर एंड प्राइम नंबर 2 का फैक्टर है 2 टू द पावर 1। तो HCF निकालने के लिए हमें पता है कि हमें लीस्ट पावर का कॉमन नंबर लेना है। तो हमको 2 मिला
The HCF and the LCM of 12, 21, 15 respectively are, हमको ये फाइंड आउट करना है। तो HCF ऑफ 12, 21 और 15 निकालने से पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे 12 के। 2 का स्क्वायर इंटू 3 इज द फैक्टर ऑफ 12 एंड 21 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको उसके प्राइम फैक्टर्स मिलेंगे 3 इंटू 7। फिर 15 का जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको मालूम है 3 5 15, तो उसके प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 5 है, बोथ विथ पावर 1। तो अब हमको HCF निकालना है। तो HCF में हमें पता है कॉमन नंबर्स लेना है जिसका पावर लीस्ट हो। तो HCF ऑफ 12, 21 और 15 3 टू द पावर 1 आएगा, इज आंसर 3। अब हम LCM की बात करेंगे। तो जब हम LCM निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि हमें प्रोडक्ट ऑफ सभी डिफरेंट नंबर लेना है विथ हाईएस्ट पावर जो कॉमन नहीं है। तो 2 का स्क्वायर और बाकी सभी 3 5 7 हमने उनका प्रोडक्ट लिया तो आंसर मिलता है 420। The LCM of smallest two-digit composite number and smallest composite number is। तो अब हमको LCM निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम उनके प्राइम फैक्टर्स में डिनोट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में डिनोट कर सकते हैं अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। तो हमको चाहिए स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर, 2 डिजिट, सिंगल डिजिट नहीं, 2 डिजिट कंपोजिट नंबर चाहिए। तो हमें पता है द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है और द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर हमारा 10 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे LCM। तो हमको LCM निकालना है 4 का और 10 का। तो 4 के फैक्टर 2 का स्क्वायर हो गया और 10 के फैक्टर 2 एंड 5 हो गए। तो LCM हमें पता है, हमें सभी डिफरेंट नंबर लेने हैं और सभी डिफरेंट नंबर के हाईएस्ट पावर ही सिलेक्ट करने हैं। तो हमको आंसर मिल जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 5 यानी 4 इंटू 5 20। LCM ऑफ 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 और दूसरा नंबर है 2 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 इज। तो अभी हमको दो नंबर दिए हुए हैं, इन दोनों का हम LCM लेंगे। तो हमको दोनों नंबर फैक्टराइज्ड फॉर्म में पहले से ही दिए हुए हैं, तो हमको दोनों नंबर के LCM लेना है, यानी हमको सभी अलग नंबर लेना है और उसके हाईएस्ट पावर लिख लेना है प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो हमको आंसर मिल जाएगा 16 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 1680। इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स P and Q can be expressed as P is equal to AB square and Q is equal to A cube B, where A and B are prime numbers, then the LCM of P and Q is। तो हमको LCM निकालना है P और Q का, और P के फैक्टर्स दिए हुए हैं AB स्क्वायर एंड Q के फैक्टर्स दिए हुए हैं A क्यूब B। तो हम उनके फैक्टर्स पहले लिख लेंगे और हमको पता है LCM अगर किसी भी नंबर का निकालना है तो हमको सभी डिफरेंट नंबर लिख लेना है और उनके हाईएस्ट पावर लिखना है। तो हमको मिल जाएगा A क्यूब इंटू B स्क्वायर, यानी A क्यूब B स्क्वायर इज द आंसर। The least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 और both inclusive है, यानी 1 भी इंक्लूडेड है और 10 भी। तो हमको ऐसा लीस्ट नंबर खोजना है जिसे 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर्स है वो सभी डिवाइड करते हैं। यानी हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए LCM। तो हमको LCM चाहिए 1 से लेके 10 तक के नंबर्स का, 1 और 10 दोनों इंक्लूड करना है हमको। तो 1 से लेके 10 तक जितने भी नंबर है वो x को डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारा लीस्ट यानी छोटा नंबर है उसको हम x से डिनोट कर देंगे, यानी LCM ऑफ 1 से लेके 10 तक के सारे नंबर्स। तो अगर कोई नंबर बड़े नंबर को डिवाइड करता है तो वो छोटा नंबर जो है हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी जैसे कि 1 जो है 2 को डिवाइड करता है तो हम 1 को कट कर सकते हैं। 2 जो है 4 को डिवाइड करता है तो हम 2 को कट कर सकते। 3 जो है 6 को डिवाइड करता है तो हम 3 को कट कर सकते हैं। 4 जो है 8 को डिवाइड करता है तो हम 4 को कट कर सकते हैं। 5 जो है 10 को डिवाइड कर रहा है तो हम 5 को कट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो LCM है ऑफ 6, 7, 8, 9 एंड 10 इज इक्विवेलेंट टू LCM ऑफ द नंबर्स 1 to 10। तो अगर हम सिर्फ LCM 6, 7, 8, 9, 10 का निकालेंगे तो सेम वैल्यू मिलेगा अगर हम LCM 1 to 10 का नंबर का निकालते हैं तो इनके फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 6 के फैक्टर्स हमें पता है, 7, 8, 9, 10 के फैक्टर्स हमें पता है। तो हमको सिर्फ डिफरेंट नंबर लेने हैं विथ हाईएस्ट पावर, यानी 2 क्यूब, 3 स्क्वायर, 5 एंड 7 का प्रोडक्ट हम लेंगे। तो हमको आंसर मिल जाएगा 25, 20।
टू अलार्म क्लॉक्स, 2 अलार्म क्लॉक्स है, वो क्या कर रहे हैं, बज रहे हैं। रिंग देयर अलार्म्स एट रेगुलर इंटरवल, तो रेगुलर इंटरवल पे ये अलार्म क्लॉक्स बजते हैं। तो इनके इंटरवल कैसे है, पहले क्लॉक का है 72 सेकेंड्स एंड दूसरे क्लॉक का है 50 सेकेंड्स। तो अगर वो पहले बार बीप किए थे एक साथ 12 बजे दोपहर को, तो अब कौन से समय पे वो दोनों फिर से दोबारा एक साथ बीप करेंगे, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो पहला अलार्म क्लॉक बीप करता है हर 72 सेकंड बाद और दूसरा अलार्म क्लॉक बीप करता है हर 50 सेकंड्स बाद। तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला अलार्म क्लॉक है, तो ये हर 72 सेकंड बाद बीप करता है, और जो दूसरा अलार्म क्लॉक है वो हर 50 सेकंड्स बाद बीप कर। तो दोनों अब अगली बार एक साथ कब बीप करेंगे, दोपहर 12 बजे के बाद। 12 बजे दोपहर को उन्होंने एक बार बीप कर चुके हैं। तो इसका मतलब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए एलसीएम 72 एंड 50 सेकंड्स का एलसीएम हम निकालेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों एक साथ बीप कब करेंगे, वो बीप करेंगे फिर से उस स्मॉलेस्ट टाइम वैल्यू के लिए जो कि परफेक्टली 72 से भी डिविजिबल है और 50 से भी डिविजिबल है, यानी एलसीएम ऑफ 72 एंड 50 हमको निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम 72 के फैक्टर्स लेंगे, उसके बाद 50 के फैक्टर्स हमको निकालने हैं। 72 के फैक्टर्स हुए 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और फिर हम 50 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 50 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 इंटू 5 का स्क्वायर। तो अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमको पता है, हमको सभी अलग अलग नंबर लेने हैं फैक्टर्स में से और सबके हाईएस्ट पावर चाहिए, डिफरेंट नंबर होने चाहिए। तो हमको मिलता है 8 इंटू 9 इंटू 25 इज इक्वल टू 200 इंटू 9, यानी 1800 सेकेंड्स हमको मिल रहा है। लेकिन अब 12 बजे दोपहर के बाद से हमको टाइम निकालना है, तो इसे हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो हमको पता है 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 60 से हम 1800 को डिवाइड करेंगे तो हमको 30 मिनट्स मिलेंगे। तो इसीलिए जो दोनों अलार्म क्लॉक्स है वो फिर से बीप करेंगे फर्स्ट टाइम के लिए 12 बजे के बाद एट 12:30 PM। Write the smallest number which is divisible by both 306 and 657। तो हमको ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो 306 से भी डिवाइड होता हो और 657 से भी डिवाइड होता हो। तो ये तो हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, तो हमको एलसीएम चाहिए। तो हम जब एलसीएम लेंगे 306 एंड 657 का, तब हमको वो स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। तो सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे 306 का डिविजिबिलिटी रूल इस्तेमाल करके, तो फैक्टर्स उसके हो जाएंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17। फिर 657 का निकालेंगे 3 इंटू 3 इंटू 73, उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर फैक्टर्स लिख लेंगे हम, 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 17 हो गया 306 का, और 657 का हो गया 3 स्क्वायर इंटू 73। तो एलसीएम हम निकालेंगे, हमको पता है कि हमको सभी अलग नंबर लिख लेने हैं और उसके हाईएस्ट पावर ले लेने हैं, रिपीट नहीं करना है नंबर। तो आंसर हो गया 22338। On a morning walk 3 people step off together। तो एक सुबह मॉर्निंग वॉक में 3 लोग एक साथ आगे पैर रखते हैं और उनके जो स्टेप्स के मेजर है वो 40 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है एंड 45 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, मतलब कम से कम कितना डिस्टेंस हर एक व्यक्ति ने चलना है, तीनों के तीनों ने, सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, ताकि वो तीनों बराबर बराबर डिस्टेंस कवर करेंगे इन कंप्लीट स्टेप। यानी हमको क्या चाहिए, उन तीनों के स्टेप्स ऐसा डिस्टेंस को डिवाइड करना चाहिए कंप्लीटली। तो यानी हमको चाहिए एलसीएम। तो पहले का स्टेप है 40 सेंटीमीटर, दूसरे का 42, तीसरे का 43 सेंटीमीटर। तो अगर हमको मिनिमम डिस्टेंस निकालना है कि हर एक ने वॉक करना चाहिए ताकि हर व्यक्ति जो है सेम डिस्टेंस कवर करे, वो भी कंप्लीट स्टेप्स में, यानी 40 ने उस डिस्टेंस को, 40 सेंटीमीटर ने उस डिस्टेंस को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, 42 सेंटीमीटर ने उस डिस्टेंस को कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए और 43 सेंटीमीटर ने भी उस डिस्टेंस को कंप्लीटली डिवाइड करते आना चाहिए। तो ये तो हमारा एलसीएम हो गया। तो हम जब एलसीएम लेंगे 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 43 सेंटीमीटर का, तो हमको हमारा वो कॉमन डिस्टेंस मिल जाएगा। तो हमको एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले 40 के
फैक्टर्स लेंगे, जो कि 40 के फैक्टर्स हो जाएंगे 2 का क्यूब इंटू 5, एंड देन 42 का फैक्टर्स लेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, और फिर 45 का फैक्टर्स लेंगे हम, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 5, यानी 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो अब हमको मालूम है एलसीएम में क्या करना है, हमको सभी डिफरेंट नंबर्स लिख लेना है विदाउट रिपीटिंग द नंबर्स, उनके प्रोडक्ट्स लेना है हमको, और सभी नंबर के हाईएस्ट पावर हमको चूज करना है। तो हमको मिल जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, तो आंसर हो जाएगा 40 इंटू 63 यानी 20 सेंटीमीटर। A merchant has 120 liters and 180 liters of two kinds of oil. He wants to sell oil by filling the two kinds of oil in tins of equal volume. तो एक मर्चेंट है, व्यापारी है, उसके पास 120 लीटर और 180 लीटर के दो प्रकार के तेल है। अब वो चाहता है कि ये दोनों तेल को मिला के वो सेल करे इक्वल वॉल्यूम्स में। तो ऐसा कौन सा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम है टिन का होना चाहिए जिसमें ये दोनों प्रकार के तेल मिक्स करके सेल कर सकता है और उसका पूरा सेल हो जाए। तो एक 120 लीटर का है और एक 180 लीटर वाला दूसरा प्रकार का तेल है। तो हमको एक ऐसा x लीटर वाला कैन चाहिए जो कंप्लीटली 120 को भी डिवाइड करे और 180 को भी डिवाइड करे। तो हमको वो x लीटर वाला कैन चाहिए। तो दैट इज नथिंग बट हमको क्या चाहिए, HCF चाहिए 120 एंड 180 का। तो जब हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले हम 120 का फैक्टर्स लिख लेंगे जो कि 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5 होता है। फिर 180 के फैक्टर्स निकाल लेंगे जो कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का प्रोडक्ट होता है। अब हमको मालूम है HCF निकालने के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नंबर्स लेना है और उसके लीस्ट पावर लेना है। तो हमको मिल जाएगा आंसर 4 इंटू 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 60 लीटर्स। If HCF of 144 and 180 is expressed in the form 13m-3, कहने का मतलब कि अगर HCF हमने दो नंबर का लिया 144 एंड 180 और उसका वैल्यू आया 13m-3, तो हमको m की वैल्यू निकालना है। तो हम HCF ऑफ पहले 144 एंड 180 निकालेंगे, फिर उसके बाद जो वैल्यू आएगा HCF ऑफ 144 एंड 180 का, वो वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वल टू 13m-3, क्योंकि 13m-3 ही दिया हुआ है वैल्यू ऑफ HCF ऑफ 144 एंड 180 का। तो फैक्टर ऑफ 144 हमको मिल जाएगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर, एंड 180 का फैक्टर हमको मिल जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। अब हमें पता है कि HCF कैसे निकालते हैं, तो हमको नंबर कॉमन ले लेना है, जो कॉमन नंबर लिख लिए और उसका लीस्ट पावर हमको कंसिडर करना है। तो हमको आंसर मिल जाएगा 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 36। अब इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू पुट कर देना है HCF ऑफ 144 एंड 180 का वैल्यू जो कि 36 आया है। तो 36 इज इक्वल टू 13m-3 हम ले लेंगे, तो हमको m की वैल्यू मिल जाएगा 39/13 इज इक्वल टू 3, 13 3 जा 39, तो m इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा। Find the greatest number of 6 digits exactly divisible by 18, 24 एंड 30। तो हमको ऐसा बड़ा नंबर चाहिए जो 18 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है, 24 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है एंड 36 से भी एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो ऐसा 6 डिजिट नंबर हमको चाहिए। तो सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर हम सबसे पहले लेंगे, तो 6 टाइम 9 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, वो हमने पहले कंसिडर कर लेना है। अब डिविजिबल फाइंड आउट करना है हमको। एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर जो होगा वो ये 6 टाइम्स 9 से थोड़ा छोटा होगा, या हम पहले चेक करेंगे कि 6 टाइम 9 एग्जैक्टली डिविजिबल है क्या, 18 से, 24 से और 36 से। तो उसके लिए सबसे पहले हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 18, 24 और 36 का, ताकि ये तीनों नंबर ऐसे कौन से नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। अगर उस जो बड़ा नंबर है एलसीएम ऑफ 18, 24, 36, तो वो नंबर से हम फिर 6 टाइम 9 को डिवाइड करेंगे। तो 18 के फैक्टर्स ले लिए, 24 के फैक्टर्स ले लिए और फिर 36 के फैक्टर्स ले लिए। अब हमको एलसीएम लेना है, तो एलसीएम का हमको पता है कि सिर्फ डिफरेंट नंबर लेना है, यूनिक नंबर्स लेने हैं और उसका हाईएस्ट पावर हमको प्रोडक्ट में लेना है। डिफरेंट नंबर विद हाईएस्ट पावर का प्रोडक्ट लेना है। तो 8 इंटू 9 मिलेगा, 72 इज द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। अब 72 से हम ये जो 6 टाइम्स हमने 9 लिया है उसको हम डिवाइड करेंगे। हमको पता है कि डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो क्वोशिएंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर होता है। तो अब हम डिवाइड करेंगे 72 से, तो 72 1 जा 72,
72 3 ज़ा 216, फिर 72 8 ज़ा 576, फिर 63 नीचे आया, फिर 72 8 ज़ा अगेन 576, फिर 72 8 ज़ा अगेन 576। तो हमको यहाँ पे रिमाइंडर 63 मिल रहा है डिवीजन करने के बाद। यानी अगर 63 हम माइनस कर देंगे 6 टाइम्स जो हमने 9 लिया है उसमें से, तो हमको हमारा आंसर मिल जाएगा 4 टाइम्स 9 36। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट, हमको सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो डिवाइड करता है, दैट डिवाइड्स 31 एंड 99, मतलब 31 को भी डिवाइड करेगा और 99 को भी डिवाइड करेगा। जब तो 31 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 देगा और 99 को डिवाइड करेगा तो 8 देगा रिमाइंडर। हमको ऐसा लार्जेस्ट नंबर चाहिए। तो ऐसे लार्जेस्ट नंबर के लिए हमको पता है HCF लेना है, लेकिन क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स अलग अलग आ रहे हैं, उसको पहले हमें उनके नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर लेना है। रिमाइंडर को हम 31 में से 5 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, 99 में से 8 सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और फिर उसका HCF लेंगे, तो हमको वो लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा जो 31 और 99 को डिवाइड करेगा और 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर देगा। दैट इज HCF ऑफ 26 एंड 91। तो हमें फैक्टर लेना है अब। तो 26 का फैक्टर हो गया 2 into 13 एंड 91 का फैक्टर हो गया 7 into 13। तो हमें पता है HCF के लिए हमको कॉमन नंबर का प्रोडक्ट लेना है विथ लीस्ट पावर। तो 13 इज आवर आंसर। प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो हमको √5 को इर्रेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे। हमें क्या पता है कि √5 इर्रेशनल नंबर होता है, लेकिन हम उसको कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि √5 इर्रेशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन लग जाएगा √5 पे। हमारा रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या है कि रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, जहां पे डिनोमिनेटर q 0 नहीं होता है और जो HCF है PQ का वो 1 आएगा। मींस P और Q के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। तो इसको हम A बोल देंगे। तो अब दोनों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को स्क्वायर करेंगे हम। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड हमको क्या मिलेगा, √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर इज 5, p² अपॉन q² राइट साइड में मिल जाएगा। तो q² हम लेफ्ट साइड में भेज देंगे, तो फिर उसके बाद 5 को हम राइट साइड में भेज देंगे। तो q² इज इक्वल टू p² अपॉन 5 मिल जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि 5 जो है p² को डिवाइड करता हुआ नजर आ रहा है, यानी 5 p² को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या कि 5 p को भी डिवाइड करेगा, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि p² इज नथिंग बट p इंटू p। तो जब 5 डिवाइड कर रहा है तो p हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 5 एंड सम इंटीजर, और उसको हम k समझ लेते हैं। तो p जो है डिवाइड हो रहा है 5 से, तो जब 5 का मल्टीपल p है तो p को हम कंसिडर कर लेते हैं कि p 5 इंटू k है। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम ऊपर b इक्वेशन में। तो q² इज इक्वल टू 5k² बाई 5 मिल जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो q² इज इक्वल टू 25k² बाई 5 और 5 25 को डिवाइड करेगा तो q² इज इक्वल टू 5k² मिलेगा। तो k² इज इक्वल टू q² बाई 5 हमको मिल जाएगा। अब हम फिर से देख सकते हैं कि 5 जो है q² को भी डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जो है q को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि q² में सिर्फ q ही तो है, q इंटू q। तो अगर 5 q² को डिवाइड कर सकता है तो 5 q को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, q भी मल्टीपल हो गया 5 का। अब पहले p मल्टीपल था 5 का, अब q भी मल्टीपल हो गया 5 का। लेकिन हमारे पास डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि p एंड q तो को प्राइम है, मतलब उनके पास अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब p को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा था और q को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर रहा था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि p को 5 भी डिवाइड करता है और q को भी 5 डिवाइड करता है। तो इसका मतलब ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया कि पहले सिर्फ 1 ही फैक्टर था p और q का और अब 5 भी फैक्टर क्यों आ रहा है p और q का, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि √5 जो है वो रैशनल नंबर है। तो हमारा कंसिडरेशन ही रॉन्ग है। तो √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि √5 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। Prove that 2 plus 5√3 is an irrational number। अब हमको ये प्रूव करना है कि 2 plus 5√3 is an irrational number provided √3 is an irrational number given है।
√3 इरेशनल नंबर दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा ऐसे प्रॉब्लम में तो हमको इरेशनल नंबर उसको कंसिडर करना है। तो गिवन लिख लेंगे कि √3 जो है, जो हमको पता है कि इरेशनल नंबर गिवन है। तो अब हम कंसिडर करेंगे कि मान लेते हैं कि 2 + 5 √3 जो है वो इरेशनल नंबर नहीं है, वो एक रैशनल नंबर है। तो उसके ऊपर सारे रैशनल नंबर के डेफिनेशन लागू हो जाएंगे। मतलब 2 + 5 √3 = p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ये रैशनल नंबर का डेफिनेशन कहता है। एंड HCF ऑफ p एंड q 1 होता है। तो हम अब 2 को राइट साइड में भेजेंगे, फिर 5 को राइट साइड में भेजेंगे। तो अब हमको राइट साइड में क्या दिख रहा है, p/5q - 2/5। अब हमको ये भी पता है कि p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, ठीक है। लेकिन तो रैशनल नंबर का डेफिनेशन एक और कहता है कि वो क्लोज्ड होता है। मतलब अगर दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो रैशनल नंबर ही मिलेगा, एडिशन कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर मिलेगा, दो रैशनल नंबर का सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन अगर कर रहे हैं तो भी रैशनल नंबर मिलेगा। तो इस हिसाब से राइट हैंड साइड का जो टर्म हो गया वो रैशनल नंबर हो गया। तो राइट हैंड साइड का जो टर्म p/5q - 2/5 रैशनल नंबर हो गया। इसके कारण लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, वो भी रैशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो हमको पता है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है, और गिवन भी है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, √3 रैशनल नंबर आ रहा है, जबकि दिया हुआ है कि √3 रैशनल नंबर नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि 2 + 5 √3 एक रैशनल नंबर है। तो हमारा कंसिडरेशन गलत हो गया। इसलिए 2 + 5 √3 इज नॉट अ रैशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। Show that √3 + √5 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर। तो हमको √3 + √5 का होल स्क्वायर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। तो सबसे पहले इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको फॉर्मूला लगाएंगे a² + 2ab + b² का। तो हमको मिल जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √3 × √5 प्लस √5 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 8 + 2 √15। अब कंसिडर करना है हमको कि 8 + 2 √15 जो है, 8 + 2 √15 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर के सारे डेफिनेशन उसके ऊपर लग जाएंगे। देयरफॉर 8 + 2 √15 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p/q के फॉर्म में, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर है, और q जो है वो 0 नहीं है, डिनोमिनेटर में q। तो अब 2 √15 = p/q - 8। 8 को राइट साइड में भेज देंगे, फिर 2 को डिनोमिनेटर में भेज देंगे राइट साइड में। तो हमको क्या मिलेगा, √15 = p/2q - 8/2 यानी 4 हो जाएगा, p/2q - 4। अब p एंड q क्या है, इंटीजर्स है, और वो q है वो रैशनल नंबर से p/q के फॉर्म में लिया गया है। तो लेकिन हमको क्या पता है कि रैशनल नंबर जो है वो क्लोज्ड होते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में। मतलब अगर रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन किसी दूसरे रैशनल नंबर के साथ होता है तो हमेशा रैशनल नंबर ही मिलता है। तो पूरा राइट हैंड साइड जो हो गया वो रैशनल नंबर हो गया। जब राइट हैंड साइड रैशनल नंबर हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड में तो √15 है, तो √15 भी रैशनल नंबर हो गया। लेकिन हमको क्या पता है कि √15 जो है वो इरेशनल नंबर है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड जो है हमको मालूम है, क्योंकि √15 इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर होने के कारण रैशनल नंबर नहीं हो सकता। तो अब √15 रैशनल नंबर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कंसिडर किया था कि 8 + 2 √15 जो है वो रैशनल नंबर है। तो ये कंसिडरेशन के कारण हमारा ऐसा √15 रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमारा कंसिडरेशन गलत हुआ, इसलिए 8 + 2 √15 इज एन इरेशनल नंबर है। The decimal representation of 11/2³ × 5 will terminate at what decimal place? तो हमको अभी फाइंड आउट करना है कि 11/2³ × 5 कौन से प्लेस पे टर्मिनेट होगा। तो हमको पता है, क्या पता है, अगर डिनोमिनेटर मल्टीपल्स है 2 और 5 का, तो उसका जो भी हाईएस्ट पावर है, 2 का अगर हाईएस्ट पावर है तो उतने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, अगर 5 का अगर हाईएस्ट पावर है तो उतने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे 2 का हाईएस्ट पावर है 3, तो ये जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है वो टर्मिनेट होगा आफ्टर 3 डेसिमल्स, क्योंकि हाईएस्ट पावर हमारे पास कितना है, 3 है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2³ × 5 will terminate after 3 decimals.
the decimal expansion of the rational number 14587 upon 1250 will terminate after how many decimals, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो इसका पहले हम डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 1250 इज नथिंग बट 2 इंटू 5 टू द पावर 4 है। तो हमको पता है अगर डिनोमिनेटर 2 इंटू 5 के फॉर्म में है और 2 का पावर अगर बड़ा है तो उतने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, अगर 5 का पावर बड़ा है तो उतने डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा। तो 5 का पावर 4 है जो हम देख सकते हैं बड़ा है, तो 4 डेसिमल बाद ये टर्मिनेट होगा। तो ये जो नंबर है 14587 बाय 1250 ये 4 डेसिमल बाद टर्मिनेट होगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 का पावर और 5 के पावर में हाईएस्ट पावर जो है वो 5 का है और वो 4 है। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 14587 डिवाइडेड बाय 1250 will terminate after 4 decimal places. A rational number in its decimal expansion is 327.7081। तो एक रैशनल नंबर दिया हुआ है और उसका डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 327.7081। तो हम इस रैशनल नंबर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं और खासकर कि Q के बारे में। और Q क्या है हमें पता है, P बाई Q में Q जो है वो डिनोमिनेटर में है। तो जब 327.7081 को P बाई Q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करें तो Q के बारे में हमें क्या कहना है और उसका रीजन देना। तो इधर 4 डिजिट्स है आफ्टर डेसिमल। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 10,000 हमको क्या मिलेगा, क्योंकि 4 डेसिमल है इसलिए 4 0 1 फॉलोड बाय 4 0 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमको 10,000 जो है वो डिनोमिनेटर में मिल जाएगा, जिसको हम 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, यानी 2 इंटू 5 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। अब इसमें 2 का भी पावर 4 है और 5 का भी पावर 4 है। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम फैक्टर्स है Q वो 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है। Without actually performing the long division, write the decimal expansion of 11725 by 2 cube into 5 to the power 4। तो हमको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे बिना इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमको लिखना है। तो पहले हम यही नंबर कंसिडर कर लेंगे। नीचे 2 क्यूब इंटू 5 टू द पावर 4 है, तो एक 5 हम बाजू में कर लेंगे और 11725 को डिवाइड कर देंगे उस 5 से। तो हमको 2345 मिल जाएगा न्यूमरेटर में। तो डिनोमिनेटर में अब 2 का भी पावर 3 हो गया और 5 का भी पावर 3 हो गया। अब हम इंडाइसिस से हमको पता है कि अगर पावर सेम है और प्रोडक्ट में है दोनों नंबर तो पावर कॉमन आ जाता है। तो 2 इंटू 5 टू द पावर 3 हो गया। अब 2 इंटू 5 तो 10 हो गया, तो ये 1000 हो गया। अब हमको पता चल गया कि 3 नंबर बाद हमको डेसिमल लेना है। A decimal number 0.888 and so on can be expressed in the simplest form as। तो हमको 0.8 डेसिमल 8 जो रिपीटिंग हो रहा है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो हम इसको x से डिनोट कर देंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.8888 और इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वेशन 1 का बाय 10। तो हमको मिल जाएगा 10x इज इक्वल टू 8 पॉइंट डेसिमल 8 रिपीटिंग। अब हमको इसे इक्वेशन 2 नाम दे देना है। फिर अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो हमको इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्सट्रैक्ट करना है। तो सब्सट्रैक्ट करने से हमको क्या मिल जाएगा, 9x इज इक्वल टू 8। तो अब इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 8/9। हमको ये सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया डेसिमल का, वेयर डिनोमिनेटर 9 है, 0 नहीं है। Write the number of zeros in the end of a number whose prime factorization is 2 square into 5 cube into 3 square into 17। तो हमको कितने जीरोस आएंगे इस प्राइम फैक्टराइजेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में एंड में कितने जीरोस आएंगे वो हमको लिखना है। तो हमको तो पता है जीरोस कब आ सकते हैं, जब हमारे पास प्रोडक्ट हो 2 नंबर का। कौन से 2 नंबर का, 2 and 5 का प्रोडक्ट हो हमारे पास। तो 2 and 5 का जितना पावर रहेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस हमको देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2 इंटू 5 10 होता है। 10 का पावर अगर 2 है तो 100 यानी 2 जीरो। अगर 10 का पावर क्यूब है तो 1000 3 जीरोस। तो इसलिए यहाँ पे हमको n सिर्फ कॉमन 2 ही दिख रहा है। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें सिर्फ 2 ही जीरो रहेंगे।
फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3। तो हमको एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है √2 एंड √3 के बीच में। तो हमको √2 और √3 की वैल्यू पता है। √2 की वैल्यू है 1.414 सो ऑन नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, एंड √3 की 1.732, वो भी डेसिमल पार्ट नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और हमको ये भी पता है कि रैशनल नंबर जो है √2 और √3 के बीच में इन्फिनाइट है, तो वो ले सकते हैं हम 1.5 ले सकते हैं, 1.55, 1.6 एंड सो ऑन। Find the value of -1 to the power n plus -1 to the power 2n plus -1 to the power 2n plus 1 plus -1 to the power 4n plus 2, जहाँ पे n जो है वो हमारा पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा एज इट इज लिख देंगे। फिर n हमारा मेन यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर दिया हुआ है, ये हमको ध्यान में रखना है। अब -1 to the power अगर हम कुछ नंबर्स लेके देखेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आती है वो देखेंगे। कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर अगर ले लेते हैं तो -1 to the power अगर 1 लेंगे तो -1 आएगा, क्योंकि n यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। अब -1 to the power अगर 2n ले ले तो 2 इंटू एनी ऑड नंबर हमेशा इवन नंबर देता है, ये हमको ध्यान में रखना है। तो कोई भी इवन नंबर अगर पावर में है नेगेटिव नंबर के तो वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो -1 हमेशा पॉजिटिव आएगा अगर पावर इवन है। अब 2n इवन था, अब 2n अगर इवन नंबर है और उसमें बस एक जोड़ दिए तो हमको पता है कि हर एक इवन नंबर के बाद अगर एक जोड़ते हैं तो नेक्स्ट ऑड नंबर आ जाता है। जैसे कि 2 इवन नंबर है, उसके पास एक जोड़ दिए तो 3 मिल जाएगा। 4 इवन नंबर है, उसमें एक जोड़ दिए तो 5 मिलेगा। इसलिए 2n plus 1 जो है वो हमारा ऑड नंबर हो गया। तो ऑड का पावर में है अगर तो -1 का -1 ही आएगा। और -1 to the power 4n plus 2, अब 2n हमारा क्या था, इवन था। अब इवन में हमने इवन जोड़ दिया तो इवन ही मिलेगा। जैसे कि 2 में 2 जोड़ा तो 4 मिला, 4 में 2 जोड़ा तो 6 मिला, अगेन इवन 6। तो अब क्योंकि पावर इवन है तो -1 to the power एनी इवन नंबर विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव नंबर, यानी 1 ही मिलेगा। अब ये सारे वैल्यू हम एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। -1 to the power n plus -1 to the power 2n plus -1 to the power 2n plus 1 plus -1 to the power 4n plus 2। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको दिखेगा कि 2 नेगेटिव माइनस है और 2 पॉजिटिव है। तो नेगेटिव तो एक साथ ला लेंगे तो -2 मिल जाएगा, और पॉजिटिव एक साथ लाएंगे तो +2 मिल जाएगा। -2 + 2 = 0 मिल जाएगा आंसर। Write any two irrational numbers whose product is a rational number। तो हमको ऐसे दो irrational नंबर लिखने हैं जिसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो एक रैशनल नंबर हमको मिलेगा। तो हम पहला एक irrational नंबर ले लेते हैं, a = 2 + √3 और दूसरा b = 2 - √3। तो 2 + √3 को हमने a से डिनोट कर दिया और दूसरा irrational नंबर 2 - √3 को हमने b से डिनोट कर दिया। अब इसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी a × b निकालेंगे। तो a × b हमको क्या मिलेगा, 2 + √3 × 2 - √3। अब ये a + b × a - b का फॉर्म दिख रहा है, तो हमको पता है a + b × a - b = a² - b²। तो हमको 2 का स्क्वायर - √3 का होल स्क्वायर मिल गया, यानी 4 - 3 मिल गया, यानी 1 मिल गया। और 1 क्या है हमें पता है, 1 इज अ रैशनल नंबर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ p एंड q। हमको p और q की वैल्यू निकालना है, सो दैट जो प्राइम फैक्टराइजेशन है किसका, ऑफ 2520 इज एक्सप्रेसिबल एज 2³ × p² × q × 7। मतलब अगर 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो 2³ × p² × q × 7 दिया हुआ है। यानी अगर 2520 को हमने फैक्टराइजेशन किया तो वो इक्वेट कर सकते हैं फैक्टर्स को 2³ × p² × q × 7 के साथ। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे पहले 2520 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हुए। तो यहाँ पे हमको डिविजिबिलिटी रूल लगा के फैक्टराइजेशन जब किया हमने 2520 का, तो हमको मिलता है 2³ × 3² × 5 to the power 1 × 7 to the power 1। जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे विथ 2³ × p² × q × 7 तो हमको p और q क्लियरली 3 और 5 देखने को मिलता है।